रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं? रासायनिक अपक्रिया के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से हाई स्कूल लेवल पर केवल 6 प्रकार दे रखे हैं। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया और रेडॉक्स अपक्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संयोजन अपक्रिया के बारे में। संयोजन अपक्रिया वे अपक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, एकल प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशनल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस अपक्रिया में क्या होता है कि एक से अधिक अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे NH3 अमोनिया की क्रिया H2O के साथ में करा देते हैं। जैसे क्रिया कराते हैं तो ये दोनों क्रिया करने के बाद में NH4OH का निर्माण करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसमें से हाइड्रोजन पॉजिटिव इससे के साथ रिएक्ट करके NH4 पॉजिटिव का निर्माण करता है और NH4 पॉजिटिव इसमें से उपस्थित OH, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, H इसके साथ रिएक्ट करेगा तो NH4 का निर्माण करेगा और हाइड्रोक्साइड उससे जुड़ जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव होता है, तो NH4OH का निर्माण हो जाएगा। यह है इस अपक्रिया में क्या हो रहा है, दो पदार्थ मिल रहे हैं और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो इसे संयोजन अपक्रिया कहेंगे। ऐसी ही दूसरी रिएक्शन हाइड्रोजन की क्रिया यदि हम ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो प्लेटिनम की उपस्थिति में ये क्रिया बहुत ही फास्ट हो जाती है, उत्प्रेरक होता है। तो जैसे क्रिया होने पर ये बनाता है H2O का निर्माण करता है। तो इसमें भी दो पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इस अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कह सकते हैं। और भी इसके काफी एग्जाम्पल हैं। H2 की क्रिया Cl2 के साथ में कराते हैं तो HCl का निर्माण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया यदि हम ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो ये भी एक एडिशनल रिएक्शन है, क्योंकि ये इसके साथ में क्रिया करने के बाद में बनाता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो ऐसी अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कराते हैं तो ये क्रिया करने के बाद में ये बनाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो ये सभी अपक्रिया संयोजन अपक्रिया का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड पे है वियोजन अपक्रिया। कौन सी है? वियोजन अपक्रिया। इन अपक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वे अपक्रिया जिसमें वियोजन अपक्रिया, तो वे अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक या एकल पदार्थ, कोई ऐसा एक पदार्थ जो टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उन अपक्रियाओं को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ये अपक्रिया संयोजन अपक्रिया का सेम उल्टा होती है, अपोजिट होती है। जैसे कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को जैसे हम हीट करते हैं तो ये NH3 अमोनिया तथा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टूट जाता है। वे अपक्रिया जिनमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उस अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे NH4OH की क्रिया, इसको अगर हीट करें तो ये NH3 तथा H2O का निर्माण करता है। ये भी एक वियोजन अपक्रिया, एक पदार्थ दो में टूट गया। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड को हीट करने पर ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूर्य के प्रकाश में अगर इसको करते हैं तो ये भी वियोजित होकर के H2 तथा Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाला जो प्रोसेस होता है, वियोजन अपक्रिया का जो प्रोसेस होता है वो 3 कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन इसमें कि ये ताप द्वारा अपघटित हो जाती है, ताप दें तो ये ताप के द्वारा भी अपघटित हो जाती हैं। दूसरी कंडीशन इनमें ये होती है कि ये प्रकाश के द्वारा अपघटित हो जाती हैं। अपघटित होना वियोजित होना एक ही बात होती है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि हम इन्हें विद्युत के द्वारा भी जो है वियोजित कर सकते हैं। विद्युत करंट जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी इनको हम अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम तापीय वियोजन। तापीय वियोजन अपक्रिया वे अपक्रिया जिनमें एकल अभिकारक को
ताप की सहायता से दो या दो से अधिक उत्पादों में तोड़ दिया जाता है, उन अपक्रियाओं को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। मतलब ताप को हीट दे करके उसका वियोजित किया जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को लिया जाए और इसको अगर हम हीट देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि ये ताप के द्वारा, यहाँ तपन दिया गया है, ऊष्मा दी गई है, यहाँ पे लिख सकते हैं ऊष्मा के द्वारा भी, ऊष्मीय वियोजन भी बोल सकते हैं हम इसके लिए। तो ऊष्मा के द्वारा हमने इसको अपघटित किया है, तो हम इसे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया या तापीय वियोजन अपक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद में यदि हम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद में ये NH3 अमोनिया गैस देता है और प्लस इसमें से H2O वाष्प के रूप में निकलता है। तो ये भी एक ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड कंडीशन में प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया वे अपक्रिया जिनमें या जिनका अपघटन प्रकाश की सहायता से किया जाता है, हम उन्हें प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही हम प्रकाश की उपस्थिति में लेके आते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा इसमें से और क्लोरीन अलग हो जाएगा। इस अपक्रिया को हम जो है प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया कहेंगे, क्योंकि ये प्रकाश के द्वारा वियोजित हो रहा है, प्रकाश के द्वारा अपघटित हो रहा है। दूसरा है कि यदि हम AgCl ले लें, क्या ले लें, AgCl सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही हम सूर्य के प्रकाश में लाते हैं तो ये Ag सिल्वर धातु में तथा Cl2 क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंसिंग कर सकते हैं हम इसको। तो इस रासायनिक अपक्रिया में क्या है, ये प्रकाश के द्वारा अपघटित हो रही है, तो हम इन्हें प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहेंगे। इसके बाद आता है विद्युत अपघटन या वियोजन अपक्रिया। विद्युत, तीसरा पॉइंट है विद्युत के द्वारा। तो विद्युत अपघटन अपक्रिया, अपघटन या वियोजन अपक्रिया वे अपक्रिया जिनमें पदार्थ का अपघटन विद्युत के द्वारा, विद्युत करंट के द्वारा किया जाता है, हम उन अपक्रियाओं को विद्युत अपघटन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि H2O को जब हम विद्युत के द्वारा विद्युत स्पिलिंग देते हैं, विद्युत करंट देते हैं, जैसे विद्युत के द्वारा करेंगे तो ये H2 तथा O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये टूट जाता है H2O जो है H2 और O2 में, मतलब हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये विद्युत के द्वारा होता है, इसलिए विद्युत अपघटन अपक्रिया के नाम से इसे जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे KCl ले लें, पोटेशियम क्लोराइड। इसको यदि हम विद्युत देते हैं, करंट देंगे तो ये पोटेशियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन Cl2 अलग गैस के रूप में आ जाएगा। तो इस अपक्रिया को विद्युत अपघटन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट पे आता है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया वे अपक्रिया जिसमें एकल जो पदार्थ होता है, किसी धातु का दूसरी धातु को उसके लवर से हटा देना या फिर दो लवणों में से मूलकों का चेंजिंग हो जाना, आदान प्रदान हो जाना, तो एक विस्थापन अपक्रिया होती है। ये दो प्रकार की होती है। पहला है विस्थापन अपक्रिया, पहले तीसरी अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया को डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है एकल विस्थापन अपक्रिया और दूसरा होता है द्वैक विस्थापन। द्वय, इसको हम जो है उभय उपघटन के नाम से भी जानते हैं, उभय, ठीक है, द्वय विस्थापन अपक्रिया। सबसे पहले एकल विस्थापन या फिर विस्थापन के बारे में बात करें, वह अपक्रिया जिसमें एक धातु किसी दूसरी धातु को उसके लवर से विस्थापित कर देती है, तो हम उस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। सबसे पहले एकल विस्थापन, जब एक धातु दूसरी धातु को उसके लवर से विस्थापित करेगी तो हम उसे एकल विस्थापन कहेंगे। जैसे कि एकल विस्थापन, जैसे जिंक की क्रिया यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ में कराते हैं, ये कॉपर सल्फेट, जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो ये इसको इसके लवर से हटा देगा और रिमूव करेगा, तो ये बनेगा जिंक जो है
कॉपर की जगह आएगा तो ZnSO4 का निर्माण करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर इसमें से मुक्त हो जाएगा, कॉपर धातु का निष्कर्षण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर का विस्थापन हुआ है। तो ये जो एक अपक्रिया है, जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ में कराते हैं, तो एक विस्थापन अपक्रिया है, क्योंकि इसमें जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया है, तो एकल विस्थापन हो रहा है। ऐसे ही यदि हम सोडियम की क्रिया अगर ZnCl2 के साथ में कराते हैं, तो सोडियम अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक को उसके लवर से रिमूव कर देता है, हटा देता है और NaCl का निर्माण करता है, प्लस इस अपक्रिया में जिंक विस्थापित हो जाता है। तो इस अपक्रिया को एकल विस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक और अपक्रिया अहम जो उदाहरण है, सबसे मुख्य होता है कि यदि हम आयरन जिंक की क्रिया यदि हम सिंपली अगर लेड के साथ में कराते हैं तो वो भी इसको विस्थापित कर देता है। इसके बाद आता है द्वैक विस्थापन अपक्रिया, या इसको उभय उपघटन के नाम से, उभय अपघटन अपक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं हम। ठीक है, तो इसमें द्वै विस्थापन अपक्रिया लिख लेते हैं। यदि हम Na2SO4 की क्रिया यदि BaCl2 के साथ में कराते हैं, तो बेरियम सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ में क्रिया करता है, तो सोडियम क्रियाशील होने के कारण ब्रोमीन को, बेरिलियम को उसके लवर से विस्थापित करेगा और सोडियम क्लोरीन की जगह जाएगा, साथ में रिएक्ट कर लेगा तो NaCl बन जाएगा, क्योंकि ये इसके स्थान पे आ रहा है, और BaSO4 का निर्माण करेगा जो कि बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है। तो ये एक द्वै विस्थापन है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें जो सल्फेट है वो क्लोरीन की जगह पर आ गया और क्लोरीन सल्फेट की जगह आ गया। कह सकते हैं कि मूलकों का चेंजिंग हो गया, यहाँ पे जो अम्लीय मूलक है उनका चेंज हो गया, क्लोरीन इधर आ गया और सल्फेट इधर चला गया, तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया यदि हम KCl पोटेशियम क्लोराइड के साथ में कराते हैं, तो NO3 जो होगा वो क्लोरीन की जगह चला जाएगा और क्लोरीन NO3 की जगह आ जाएगा। सिंपली भाषा में बात करें तो पोटेशियम सिल्वर को विस्थापित करेगा और सिल्वर पोटेशियम की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा AgCl और पोटेशियम इसके साथ क्रिया करेगा तो KNO3 का निर्माण करेगा। इस अपक्रिया को हम द्वैक विस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं और इस अपक्रिया को हम उभय अपघटन अपक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, जिसमें आता है ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्मा शोषी अपक्रिया। वे अपक्रिया जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, और वे अपक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती हैं, हम उन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इस अपक्रिया को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो ये फोर्थ है। तो वे अपक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, ऐसी अपक्रियाएं जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, हम उन अपक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो क्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 का निर्माण होता है, और इस अपक्रिया में 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। किलो कैलोरी, इस अपक्रिया में क्या होता है, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। तो इस अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड को यदि जल में डिजोल्व करते हैं, जल में घोलते हैं, तो जल में घोलने पर ये CaCO3 का निर्माण करता है और इस अपक्रिया में भी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो इस अपक्रिया को भी हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊर्जा इसमें से निकल रही है। यहाँ ऊर्जा भी लिख सकते हैं, ऊर्जा निकल रही है, किलो कैलोरी में निकलती है। इसके बाद आता है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया वे अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ये अपक्रिया करने में ऊष्मा हमसे प्रदान करती हैं। तो इन अपक्रियाओं को हम जो है
ऊष्मा शोषी अपक्रिया के नाम से जानते हैं। इनको एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इनको ऊष्मा में देनी होती है। जैसे कि यदि हम नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो इससे बनता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस अपक्रिया में 45 किलो कैलोरी ऊष्मा, कितना 45 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, देनी होती है इस अपक्रिया को करने के लिए। ये अपक्रिया 45 किलो कैलोरी ऊष्मा का जो है अवशोषण कर लेती है और तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाती है। इसके साथ ही अगर कार्बन की क्रिया जो है सल्फर के साथ में करा दी जाती है तो ये बनता है CH2, कार्बन सल्फाइड का निर्माण होता है। तो इस अपक्रिया में क्या होता है कि ये अपक्रिया 20,000 कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण करती है। हमसे ऊष्मा, इसको हमें ऊष्मा देनी होती है। तो ऐसी अपक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। दोबारा से, यदि ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है तो वे अपक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करेंगे, ऊष्मा को निकालेंगे। जैसे इसमें 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकली है, इसमें भी ऊष्मा निकल रही है, तो इस अपक्रिया को ऊष्मा क्षेपी। दूसरी होती है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। वे अपक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा ली जाती है अपक्रिया करने के लिए, तो उन अपक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अपक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे इस अपक्रिया में भी 45 किलो कैलोरी ऊष्मा ली गई है और इस अपक्रिया में भी 20,000 कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण किया गया है। तो ऐसी अपक्रियाओं को ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं के नाम से जानते हैं। आइसोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद आता है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये 5वां पॉइंट है। ऑक्सीकरण अपक्रिया वे अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है। ऐसी अपक्रिया हैं जिनमें ऑक्सीजन तथा ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन एवं धन विद्युतीय तत्व निष्कासित होता है। उन अपक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। एक फॉर्म ये भी होती है कि इन अपक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और संयोजकता में वृद्धि होती है। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसमें वृद्धि होती है। ऐसी अपक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसके लिए मैं 4 एग्जाम्पल दूंगा। चारों एग्जाम्पल चारों पॉइंट होंगे। पहला है कि ऑक्सीजन से संयोग होना। सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया यदि ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये क्रिया करने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का निर्माण करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, संयोग हो रहा है ऑक्सीजन का, संयोग। तो संयोजन अपक्रिया की तरह हो गया। तो इसमें ऑक्सीकरण जुड़ रही है तो SO3 बन रहा है। तो ये एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है। दूसरा है कि किसी भी, जैसे कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो वे अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, तो उसे हम संयोग होता है, ऑक्सीजन संयोग होता है, ऑक्सीकरण कहेंगे। दूसरा है ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। जैसे FeCl2 की क्रिया यदि क्लोरीन के साथ में कराते हैं तो इससे ये क्लोरीन इसके साथ में क्रिया करके इसको, ये तो फेरस क्लोराइड, तो ये बना लेगा फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो इस अपक्रिया में क्या हुआ है, ऊष्मा जो है क्लोरीन का ऐड हुआ है, संयोग हुआ है। तो क्लोरीन जो है वो ऋण विद्युतीय तत्व वो जुड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया। इसके बाद है वे अपक्रिया जिसमें धन विद्युतीय तत्व का निष्कर्षण होता है, धन विद्युतीय तत्व निकलता है। जैसे Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड की क्रिया यदि हम इसे हीट कर देते हैं तो क्या होता है कि इसमें से HgCl2 का निर्माण होता है प्लस इसमें से Hg विस्थापित हो जाती है, मरकरी निकल जाती है। और मरकरी निकलेगी, धातु निकलेगी, तो यहाँ पे जो संयुक्ता थी वो +1 थी और यहाँ हो गई +2, और +2 होने के कारण ये वाला निकल गया। अगर संयुक्त ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो भी ऑक्सीकरण है। जैसे कि सोडियम से सोडियम 1 पॉजिटिव बनता है, सोडियम आयन बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलना भी एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है। तो सोडियम जो है वो 1 पॉजिटिव हो रहा है, सोडियम 1 आयन बन रहा है, तो यहाँ पे संयुक्ता 0 है और यहाँ है +1, तो संयोजकता में वृद्धि होगी। संयोजकता में वृद्धि होना भी एक ऑक्सीकरण अपक्रिया का उदाहरण होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अपचयन अपक्रिया।
पांचवें ही अपचयन अपक्रिया। वे अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया उन अपक्रियाओं को कहा जाता है जिन अपक्रियाओं में हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना होता है, ऑक्सीजन निकलती है तथा जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसमें कमी आती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। यदि इस अपक्रिया में हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है, हाइड्रोजन का मतलब होता है अपचयन होना, जैसी क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन इसके डबल बॉन्ड को यहाँ कार्बन पर रिएक्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 बन गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल्केन का निर्माण हुआ है, तो इस अपक्रिया को अपचयन अपक्रिया कहेंगे। जैसे कि अगर हम HgCl2 की क्रिया यदि Hg के साथ में कराते हैं तो ये Hg इसमें जुड़ जाएगा और बनाएगा Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, और यहाँ पे था ये मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो इस अपक्रिया में भी अपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें धनात्मक तत्व जुड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद होता है SO3। यदि अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो इसमें से SO2 अलग हो जाता है और O2 अलग निकल जाता है, तो ऑक्सीजन का निकलना भी एक अपचयन अपक्रिया हो गई क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन विस्थापित की जा रही है। जैसे कि अगर Fe3 पॉजिटिव कंडीशन में है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसने तो ये बनाएगा Fe2 पॉजिटिव। तो इस अपक्रिया में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का अवशोषण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है, तो उत्सर्जन नहीं कर रहा है, ये ऑक्सीकरण में उत्सर्जन हो रहा था, इसमें ये अवशोषण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ से 1 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, टोटल बनेगा चार्ज 2 पॉजिटिव, तो यह 3 पॉजिटिव से +3 चार्ज से +2 चार्जेस में जा रहा है, तो इस अपक्रिया को भी हम अपचयन अपक्रिया के नाम से जानेंगे। और भी है, जैसे Na जो है 1 पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन क्रिया करने पर Na आयन बनेगा, सॉरी Na पॉजिटिव धातु बनेगी। तो इसमें क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है 1 पॉजिटिव और यहाँ पे 0 चार्ज है, तो +1 से 0 जा रहा है, तो ये भी एक अपचयन अपक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेडॉक्स अपक्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। छठवां है रेडॉक्स अपक्रिया। वे अपक्रिया, इसको रेडॉक्स रिएक्शन ही बोला जाता है, वे अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक साथ ही संपन्न हो जाते हैं, ऐसी अपक्रिया को हम रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि जिंक की क्रिया यदि कॉपर सल्फेट के साथ में CuSO4 के साथ में कराते हैं तो जिंक जो है कॉपर को विस्थापित करके Cu को विस्थापित कर देता है, तो Cu अलग निकल जाएगा, प्लस जिंक सल्फेट के साथ में क्रिया करके ZnSO4 का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे जो जिंक है वो 0 चार्ज में है, कोई भी इस पर चार्ज नहीं है। इधर यहाँ पे जो कॉपर है ये 2 नेगेटिव है SO4, तो ये जिंक जो कॉपर है वो 2 पॉजिटिव हो जाएगा। इधर ये कॉपर है ये 0 चार्ज में है और जिंक जो है वो 2 पॉजिटिव में है। अगर बात करें तो जिंक जो है 0 चार्ज से +2 चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसमें वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में यदि वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होगी तो हम बोलेंगे कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यदि संयोजकता में कमी होती है तो हम उसे रिडक्शन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ 2 पॉजिटिव से ये 0 चार्जेस में गया तो यहाँ कमी हुई, कमी आने का मतलब होता है कि इसका जो है क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ संपन्न हो रही है, तो हम इसी अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जानेंगे। ज्यादातर द्वैविस्थापन जो अपक्रिया होती है उनमें लगभग करके कुछ रिएक्शन है द्वैविस्थापन अपक्रिया की होती हैं। और भी नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे जैसे लेड की क्रिया कॉपर क्लोराइड Pb की क्रिया CuCl2 के साथ में कराते हैं। जैसे क्रिया कराते हैं तो Pb जो होता है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो बनाता है PbCl2 प्लस इस अपक्रिया में कॉपर
निष्कासित हो जाता है, निकल जाता है। तो अब इस अपक्रिया यहाँ जो लेड है उसका जो संयुक्त है वो 0 है और कॉपर की संयुक्त यहाँ +2 है, क्योंकि 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन पे -1 चार्जेज होता है तो 2 क्लोरीन पे कितना हो जाएगा, -2 चार्ज हो जाएगा। तो -2 जब इस पे होगा तो इस पर +2 चार्ज हो जाएगा, तो ये +2 बना। यहाँ पे ऐसी ही कंडीशन लेड की आ रही है तो ये भी +2 हो जाएगा। और ये जो कॉपर है ये 0 कंडीशन पे होगा, 0 चार्ज में होगा। अब देखेंगे कि Pb जो है वो 0 चार्ज से +2 में गया तो वृद्धि हुई, और जब वृद्धि होती है तो हम उसे ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीकरण। और यहाँ पे 2 पॉजिटिव से ये 0 हुआ है, यहाँ पे कमी हुई है तो कमी को हम बोलते हैं अपचयन हो गया। तो वे अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक साथ संपन्न होते हैं, हम उन अपक्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यही है बच्चों ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया की एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोल सकते हैं। तो ये सभी रासायनिक अपक्रिया के प्रकार थे। इसके बाद आता है इसमें कुछ 3-4 पॉइंट दे रखे हैं लेसन के अंतर्गत, जैसे कि एक तो है संचारण। पहला है संचारण। संचारण एक ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। संचारण जंग का लगना, किसी भी पदार्थ की सतह का कुलसित होना एक संचारण क्रिया होती है। जब किसी धातु की छड़ या किसी पदार्थ की छड़ नमी, प्रकाश तथा वायु की उपस्थिति में, नमी, प्रकाश तथा वायु इन तीनों की उपस्थिति में आकर के वो कुलसित हो जाती है, उसकी सतह उभर आती है, तो उस पर एक नए प्रकार की परत जमना शुरू हो जाती है, तो उस अपक्रिया को संचारण कहा जाता है। और संचारण ज़्यादातर लोहे में देखा होगा आपने, लाल बादामी कलर की परत जम जाती है, जो चांदी होती है उस पर काले रंग की परत जम जाती है, सोने पर भी काले रंग की परत जमती है, पीतल पर हल्के हरे कलर की परत जम जाती है। तो ये एक संचारण की क्रियाएं हैं जो कि ऑक्सीकरण अपक्रिया होती हैं। अब हम कह सकते हैं कि यदि संचारण हो रहा है तो उस पर एक विशेष प्रकार की परत जमेगी, उसकी पदार्थ की जो सतह है वो कुलसित हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो संचारण के बचाव हम कैसे करेंगे? तो संचारण के बचाव के लिए सबसे पहले हमें उस धातु की प्लेट को पेंट कर देना चाहिए। पेंट कर देंगे, ऑयल से पेंट कर दें, या फिर हम किसी भी मार्केट में काफ़ी प्रकार के पेंट होते हैं जिन्हें हम दरवाजे वगैरह पे करते हैं, तो वो एक संचारण से रोकने बचाव के लिए करते हैं। दूसरा है बलिदानी क्षरण के द्वारा भी हम इसको रोक सकते हैं। बलिदानी क्षरण का मतलब होता है कि हम किसी भी धातु की छड़ पर किसी अन्य धातु की छड़ को बलिदान कर दें या उसका एक लेप चढ़ा दें, एक परत चढ़ा दें, तो हम उसको भी बोलेंगे बलिदानी क्षरण अपक्रिया बोल देते हैं उसके लिए। तो हम किसी भी धातु का बलिदान करके उसको रोक सकते हैं। इसके बाद आता है, दूसरी होती है विकृत गंधता। विकृत गंधता ये एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें इसमें भी ऑक्सीकरण होता है। ये अपक्रिया जैसे क्या होता है कि कुछ समय पहले जैसे हमने खाने वाले पदार्थों का वसा के कारण, वसा और प्रोटीन्स की उपस्थिति कारण उन पदार्थों का जो स्वाद है वो चेंज हो जाता है, उनकी गंध चेंज हो जाती है, तो उस घटना को हम विकृत गंधता कहते हैं। जैसे हमने सुबह जो खाना पकाया उसकी जो पहले जो गंध होगी वो कुछ अलग होगी और टेस्ट भी अलग होगा, और जैसे ही हम उसे कुछ समय के लिए रख देते हैं, 2-4 घंटे बाद जब हम उसको देखते हैं तो उसकी गंध में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वसा होती है उसमें और वो ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडाइजेशन होने के कारण, ऑक्सीकरण अपक्रिया होने के कारण उसके स्वाद में परिवर्तन कर देता है। तो ऐसी अपक्रिया को हम विकृत गंधता के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जो कि 10th क्लास में है वो ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जल्द ही मैं लाइव वीडियो के साथ में आपके साथ मिलने वाला हूं। थैंक यू।